नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 3 मंत्रालयों के वित्त वर्ष 2024-25 के अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। ये मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इसके साथ ही लोकसभा में शाम 6 बजे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदान की बकाया मांगों को सभी की अनुमति के लिए पेश किया जाएगा। लोकसभा में गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से पेश किया जाएगा। लोकसभा में विधेयकों की संभावित सूची की बात की जाए तो आज वित्त मंत्रालय की ओर से विनियोग विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज कृषि एवं किसान कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और सहकारिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना कार्यसूची में शामिल है। इसके साथ ही उच्च सदन में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। ये विधेयक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के प्रथम चरण में राष्ट्रपति आज फिजी पहुंचेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले चरण में आज से लेकर 7 अगस्त तक फिजी में रहेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति कैटो नीवेरे और प्रधानमंत्री सिरिवेनी राबुका के साथ बैठक करेंगी। वे फिजी की संसद को संबोधित करेंगी और वहां रह रहे भारतवंशियों से भी मिलेंगी। 7 तारीख को राष्ट्रपति शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी जाएंगे। शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। राष्ट्रपति की 3 देशों की इस यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और गति मिलने और दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र पर भारत के विशेष फोकस की पुष्टि होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने की घटनाओं में लापता लोगों की तलाश आज 5वें दिन भी जारी है। राज्य में अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद 42 लोग अब भी लापता हैं। इनमें से 36 लापता लोग शिमला जिले के रामपुर के समेज इलाके के हैं। मंडी जिले के तेरंग में तलाशी अभियान के दौरान कल 2 और शव बरामद किए गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी के विभिन्न पड़ाव पर आज 5वें दिन राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 9000 से अधिक श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। इस दौरान संवेदनशील स्थानों से सेना और निजी हेलीकॉप्टर की सहायता से श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही सर्च अभियान में सेना की मदद भी ली जा रही है। केदारनाथ धाम, भीमबली, लिंचोली तथा चिड़बासा गौरीकुंड से कुल 1982 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। अब तक कुल 9099 लोगों को सकुशल निकाला गया है। भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है। वहीं MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा खराब मौसम के कारण अभी तक केवल 3 उड़ान भरी जा सकी है। सेना ने 2 स्नीफर डॉग यात्रा मार्ग पर लगाए हैं। वहीं सेना की मदद से सोनप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ने के लिए वैकल्पिक पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। केरल के वायनाड में भूस्खलन त्रासदी के बाद बचाव और राहत कार्य जारी है। वायनाड की भयावह प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या 308 हो गई है। मलबे में अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनकी युद्ध स्तर पर तलाश जारी है। भूस्खलन के कारण आए विशाल पत्थर और लकड़ियां मुंडकई और
चुरलमाला में आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ जलमग्न इलाके में जमा हो गए हैं, जो बचाव कार्य में चुनौती पेश कर रहे हैं। वायनाड में बचाव अभियान का ब्यौरा देते हुए वायनाड के जिला कलेक्टर मेघाश्री ने बताया कि बचाव अभियान पूरी गति से चल रहा है। वॉलंटियर भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। वायनाड में कुछ शवों की शिनाख्त भी नहीं की जा सकी है। बचाव अभियान में जुटी टीमों को कई अज्ञात लावारिस शव भी मिले हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिशा निर्देशों के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार किया है। वहीं चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजकर वायनाड भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वलसाड़ के हिंगलाज गांव में औरंगा नदी का पानी घुसने से 7 लोग फंस गए। उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ द्वारा खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया और उन्हें बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ ने बताया कि लगातार बारिश और औरंगा नदी में हाई टाइड के कारण नदी का पानी आसपास के निचले इलाकों में आ गया था, जिसके चलते हिंगलाज गांव में 7 लोग फंस गए थे। ये सभी मछली पकड़ने का काम करते हैं। देश का अधिकांश हिस्सा मानसूनी बारिश की चपेट में है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बरसात को लेकर ताजा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, गुजरात, कोंकण क्षेत्र, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इसलिए मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस सप्ताह के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। साथ ही इस सप्ताह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी बारिश होने का अनुमान है। 6 और 7 अगस्त को उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। आकाशवाणी संगीत समारोह के आखिरी दिन पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट एवं सलिल भट्ट की मोहन वीणा सात्विक वीणा वादन की जुगलबंदी ने सभा में सुरीले रंग बिखेरे, तो साथ ही पंडित अभिषेक मिश्रा के तबला वादन का भी लुत्फ दर्शकों ने उठाया। आकाशवाणी संगीत समारोह के आयोजन पर आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती ने बताया कि समारोह के आयोजन का ये 70वां वर्ष है और इस बार आकाशवाणी और दूरदर्शन ने मिलकर इस समारोह को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर के भूमि पूजन के 4 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 4 साल पहले यानी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन किया था। आज सावन का तीसरा सोमवार भी है। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित यज्ञ मंडप में विविध ग्रंथों के पारायण के साथ हवन का अनुष्ठान चल रहा है। आज राम मंदिर को फूलों से सुसज्जित कर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। हर दिन लाखों भक्त प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या नगरी का चौतरफा विकास भी हो रहा है, जिससे न केवल लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि भक्तों को भी तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो गए हैं। इन 5 सालों में राज्य ने विकास की कई इबारतें लिखी हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रदेश के लोगों को केंद्र की सभी विकास योजनाओं का फायदा मिल रहा है, जिसका असर यहां के आम लोगों पर देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने अनुच्छेद 370 समाप्त कर राष्ट्रहित में बड़ा फैसला लिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर कहा कि यह हमारे एजेंडे में था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री आवास में आयोजित तीज उत्सव समारोह में भाग लिया। सावन माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर आज मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़।
मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि कंपनी एक ऐसी नीतिगत रूपरेखा का इंतजार कर रही है जो सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे, जिससे पेट्रोल और डीजल कारों के स्थान पर ऐसी पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को उपयोग करने वाले वाहन आ जाएं। टाटा ग्रुप ने असम में 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। इस सेमीकंडक्टर प्लांट में हर दिन 4.83 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन होगा। इसके 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। भारत में जुलाई महीने में बेरोजगारी दर में 1.3% की गिरावट आई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की बैठक 6 और 8 अगस्त के बीच होगी। 8 अगस्त को शक्तिकांत दास दर निर्धारण समिति के फैसले की घोषणा करेंगे। पहली बार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देश में सीएनजी यात्री वाहनों की बिक्री डीजल वाहनों से आगे निकल गई है। भारतीय रिजर्व बैंक को प्रमुख नीतिगत दर रेपो को एक बार फिर 6.5% पर बरकरार रख सकता है। भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है। पड़ोसी देश चीन ने भी मान लिया है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन रहा है। विदेशी पर्यटन पर भारतीयों का खर्च 2034 में बढ़कर $55 अरब तक पहुंच सकता है। यह 2024 में अनुमानित तौर 18.82 अरब रहने का अनुमान है। दैनिक उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की कंपनियों की वॉल्यूम वृद्धि में सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं और उसने शहरी क्षेत्र से आगे निकलना भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट ने सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट कंपनी ईडीबीआई से ऋण बॉन्ड के माध्यम से 134 करोड़ रुपए या $16 मिलियन जुटाए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ए संभाल कर हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो हाँ। ए सत्यानाश। भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। मोदी जी ने एक निर्णायक रुख अपनाया। वो लोग जो एम्बेसियों के कार्यक्रमों में जाते थे, वहाँ पर मुख्य अतिथि बनते थे, वो आज तिहाड़ जेल के मुख्य अतिथि बने हैं। आने वाले 10-20 वर्षों में जम्मू कश्मीर की बड़ी प्रमुख भूमिका रहने वाली है भारत की ग्रोथ स्टोरी में। इतना अभूतपूर्व परिवर्तन है, जिन्होंने इससे पहले का समय ना देखा हो वो शायद कल्पना करने में भी दिक्कत महसूस करेंगे। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में चालू वित्त वर्ष में सीमेंट की मांग 7 से 8% बढ़ने का अनुमान है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने हाल ही में जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि इस वृद्धि को देश भर में निर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी से मदद मिलेगी। वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए एप्पल में अपनी बड़ी हिस्सेदारी को लगभग आधा हिस्सा बेच दिया है।
जोमेटो ने साल मार्च तक ग्राहकों से मंच शुल्क के रूप में 83 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी की आमदनी पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 27% बढ़कर 7,792 करोड़ रुपए हो गई। कैबिनेट से हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिलने से छत्तीसगढ़ वासियों में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के निवासियों ने इस फैसले का स्वागत कर अभिनंदन किया है। लोगों ने बताया कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर के बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगे। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को जुलाई महीने में $1 अरब से ज्यादा का फंड जुटाने में सफलता मिली है। स्टार्टअप में फंडिंग को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से आम बजट 2024-25 में एनुअल टैक्स को हटा दिया गया है। भारत से एप्पल आईफोन की निर्यात में तेजी आने के कारण इलेक्ट्रॉनिक की निर्यात ने रत्न और आभूषण निर्यात को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक की निर्यात भारत के 10 प्रमुख निर्यात वस्तुओं में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक की निर्यात 22% बढ़कर चालू वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के अंत में $8.44 अरब तक पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों से कहा है कि वे सिर्फ आय बढ़ाने पर ध्यान न दें बल्कि मुनाफा में सुधार लाने का लक्ष्य भी रखें। लीडिंग फिनटेक कंपनी एमओएस यूटिलिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को सोलर बिजनेस में एंट्री के लिए मंजूरी दे दी है। फ्लोरिडा और जॉर्जिया के तटों पर पोंटे वर्डे बीच के से लेकर सवाना नदी तक उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी जारी की गई है। पानी लहरों सहित जानलेवा स्थितियों का पूर्वानुमान लगाया गया है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया है। इस बार हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर हुई हिंसक झड़पों के दौरान करीब 91 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कम से कम 13 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए आज लॉन्ग मार्च टू ढाका की घोषणा की है। सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार से 3 दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। वेनेजुएला के विपक्ष के प्रति अपना समर्थन दिखाने और देश में के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के खिलाफ मैक्सिकन लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उत्तरी सीमा पर रैली निकाली। मैक्सिकन प्रदर्शनकारियों ने मादुरो चले जाओ लिखे बैनर पकड़े हुए थे। वेनेजुएला आजाद हो के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे तक प्रवेश द्वार तक वाहनों की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने ईरान की अपनी यात्रा का समापन हिंसा में वृद्धि को रोकने और क्षेत्र को शांति, सुरक्षा और स्थिरता में रहने में सक्षम बनाने की अपील के साथ किया। ब्रिटेन में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में उत्पात मचाया हुआ है और पुलिस के साथ भी हिंसक झड़प की है। अब तक करीब 150 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रोटेस्ट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह संगठित हिंसक ठगी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को आमतौर पर अपने रनिंग मेट चुनने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कुछ हफ्तों के भीतर ही अपनी तलाश पूरी करनी पड़ी है। कमला हैरिस अपने रनिंग मेट पर अंतिम निर्णय लेने से पहले वाशिंगटन डीसी स्थित अपने आवास पर 3 शीर्ष उम्मीदवारों मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज, एरिजोना के अमेरिकी सीनेटर मार्क केली और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरा को इंटरव्यू लेंगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडिया ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वार्टर फाइनल के फुल टाइम मैच में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर था। शूटआउट में भारत ने लगातार 4 गोल किए, ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 गोल कर पाई।
पेरिस ओलंपिक के हॉकी में सेमीफाइनल के मुकाबले तय हो गए हैं। दोनों मुकाबले कल खेले जाएंगे। सेमीफाइनल की पहली जंग में भारत के खिलाड़ी जर्मनी से भिड़ेंगे, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन का सामना नीदरलैंड से होगा। पेरिस ओलंपिक में सोमवार को बैडमिंटन में लक्ष्य सेन कांस्य पदक अपने नाम करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। लक्ष्य का सामना सेमीफाइनल में मलेशिया की ली जीजिया से होगा। अगर लक्ष्य सेन कांस्य पदक जीतने में सफल रहते हैं तो वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन जाएंगे। निशानेबाजी में स्कीट के मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन खेल जाएगा। भारत की तरफ से महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी हिस्सा लेगी। टेबल टेनिस में आज से टीम स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। महिला टीम अंतिम 16 का मुकाबला खेलने उतरेगी, जहां उनका सामना रोमानिया से होगा। एथलेटिक्स में महिलाओं की 400 मीटर के पहले राउंड में भारत की किरण पहल हिस्सा लेंगी। सेलिंग में पुरुषों की डिंगी रेस 9 में विष्णु सरवनन हिस्सा लेते दिखाई देंगे। फिलहाल वो 18वें स्थान पर बने हुए हैं। वहीं महिला सेलिंग की डिंगी रेस में नित्रा कुमारन रेस 9 और फिर रेस 10 में हिस्सा लेंगी। ओवरऑल रेस में वो अभी 24वें स्थान पर हैं। एथलेटिक्स में देर रात भारत के अविनाश साबले पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपलेचेज में राउंड 1 में हिस्सा लेंगे। आज से कुश्ती की स्पर्धा शुरू हो रही है। महिलाओं की 68 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की निशा दहिया अंतिम 16 का मुकाबला खेलने उतरेंगी। पुरुषों के लॉन्ग जंप में भारत के जैस्मिन एल्ड्रिन फाइनल में स्थान बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 7.61 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास दर्ज किया और 13वें स्थान पर रहे। भारत को निशानेबाजी में निराशा हाथ लगी है। अनिश भानवाला और विजयवीर सिद्धू दोनों ही फाइनल में नहीं पहुंच पाए हैं। विजयवीर और अनिश ने पिस्टल के पुरुषों में 25 मीटर रैपिड फायर में हिस्सा लिया। टेनिस स्टार सर्बिया के नोवाक जोकोविच का दमदार खेल पेरिस ओलंपिक में दिखाई दिया और इस खिलाड़ी ने प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। ओलंपिक में पहली बार जोकोविच ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच के खाते में सिर्फ ओलंपिक गोल्ड नहीं था, जिसे इस खिलाड़ी ने अब इस जीत के बाद पूरा कर लिया। पेरिस ओलंपिक में अमेरिकी धावक नोहा लाइल्स ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी चर्चा पिछले 1 महीने से पूरे विश्व में हो रही थी। सबसे रोमांचक दौड़ में से एक पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नोहा लाइल्स विश्व में सबसे तेज पुरुष धावक बन गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला श्रीलंका ने जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 240 रन बनाए। श्रीलंका ने इस मुकाबले को 32 रन से जीतने के साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले 2 अगस्त को खेला गया पहला मुकाबला टाई हो गया था। अब भारत की नजर सीरीज ड्रॉ करने पर होगी। तीसरा मुकाबला 7 अगस्त को खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। करण जौहर और गुनीत मोंगा की 11-11 इसी हफ्ते रिलीज हो रही है। यह मिस्ट्री से भरी फिल्म है। विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू की लव स्टोरी से सजी फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स 2 अक्टूबर को दस्तक देगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। विक्रम अभिनीत फिल्म थंगलान अपने ऐलान के बाद से ही सुर्खियों में है। फिल्म से अभिनेत्री का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है। विश्वंभर में चिरंजीवी और त्रिशा कृष्णन नजर आने वाले हैं। यह फिल्म विश्वंभर एक सामाजिक काल्पनिक थ्रिलर होने वाली है।
डबल आई स्मार्ट 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित यह फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज होगी। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उर्फ द गोल्ड में थलपति विजय लीड रोल में है। इस साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म में प्रशांत प्रभुदेवा, अजमल अमित और कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं। इंडियन 2 4 भाषाओं में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स पर फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा में देखा जा सकता है। कमल हासन की मूवी 9 अगस्त को स्ट्रीम होगी। श्रीमद् रामायण 12 अगस्त से भारत के प्रमुख पारिवारिक मनोरंजन चैनल सोनी सब पर प्रसारित होगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धनुष की फिल्म रायन ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।